2010 के दिसंबर में जब हमारा देश सर्द मौसम से ठिठुर रहा था, तब सेंट्रल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के कुछ देशों में सूरज की तपिश से ज्यादा सड़कों पर गर्मी। ट्यूनीशिया की फिजाओं में बगावती बोल थे। जीन अल आबिदीनी बिन अली के खिलाफ वहां के रेहड़ी पटरी वालों ने मोर्चा खोल दिया। मनमाने तरीके से सब्जियां जब्त करने के विरोध में रेहड़ी पटरी वाले खुद को आग लगा रहे हैं। ये जैस्मीन क्रांति की शुरुआत थी। फिर आने वाले दिनों में ये आग मिस्र तक पहुंची और करीब 2 साल चली। इस क्रांति को दुनिया ने अरब स्प्रिंग का नाम दिया था, लेकिन इसने सिर्फ आवाम की आवाज को बुलंद नहीं किया। ये पहली बार था जब दुनिया ने सोशल मीडिया की ताकत को देखा। ये पहली बार कोई क्रांति सोशल मीडिया से होती हुई सड़क तक पहुंची और इतनी बड़ी हो गई कि पहले ट्यूनीशिया और फिर मिस्र की सरकार बदल गई। और आज उसी सोशल मीडिया की ताकत ने नेपाल में बगावत की पूरी कहानी लिखी। नेपाल के युवा सड़क पर उतरे। सोशल मीडिया पर बैन के बाद नेपाल सुलग उठा। सड़क पर भीड़ ने कब्जा कर लिया। संसद, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया के दफ्तर तक सब कुछ जले। अब आपातकाल से घिरे नेपाल की जिम्मेदारी सुशीला कार्की के कंधों पर है। लेकिन नेपाल के इस हाल को शायद ही एक अस्थायी शांति से ज्यादा कहा जा सकता है। जुलाई 2022 में पहले श्रीलंका में भीड़ के आगे सरकार बेबस हुई। फिर अगस्त 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। और अब नेपाल का भी वही हाल हुआ। ओली की सरकार गई, कार्की का राज आया, लेकिन इस सब के बीच दुनिया ने जलते हुए नेपाल को देखा। 3 देश और पैटर्न एक। तो आखिर कौन करा रहा है ये कलेश? नमस्कार, आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर इसी सवाल को डिकोड करूं। साथ ही साथ बात इसकी भी होगी कि क्यों भारत के पड़ोस में लोकतंत्र की जड़ें गहरी नहीं हो पाती। अब बात क्योंकि भारत के पड़ोस की हो रही है, तो इस किस्से को समझने के लिए दुनिया के नक्शे पर एक नजर डालते। भारत और उसके आसपास के इन देशों को देखिए और जरा पैटर्न को समझिए। सबसे पहले बात पाकिस्तान की, जहां लोकतंत्र की नाव 1947 की बाद से ही हिचकोले खाती रही है और आज तक ऐसी स्थिति है। ताजा बेदखली इमरान खान की हुई, जिनके नजदीक वो चीन के नजदीक माने जाते थे। फिर श्रीलंका का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ और जुलाई 2022 में भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ लाखों लोग सड़क पर उतरे। सरकार को गिरा दिया गया और अनुरा कुमारा दिसानायके नए राष्ट्रपति बन गए। पिछले साल अगस्त 2024 में बांग्लादेश में भी छात्रों का विद्रोह देखा गया और शेख हसीना अब तक अपने देश वापस नहीं जा पाए। और ताजा उदाहरण है नेपाल, जहां जेनजी के जोश ने क्रांति के शोलों को आग में बदल दिया। ओली की कुर्सी गिर गई, कार्की को कमान मिल गई, लेकिन नेपाल का हाल आज भी बेहाल है। इन देशों में जो हालात हैं या जो हालात हुए, उसके पीछे एक बड़ी वजह है इन देशों की विदेश की पॉलिसी पर निर्भरता। ये ऐसे देश हैं जहां पर दूसरे देशों के फैसलों पर अपना भविष्य तय करते आए हैं। इन देशों की फहरिस्त उनमें आती है और यही वजह है कि चीन और अमेरिका के बीच के बैटल ग्राउंड में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एक प्रयोगशाला बनकर रह गए। लेकिन नेपाल के हालात को देखते हुए एक ऐसा पैटर्न नजर आएगा जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। इन 4 तस्वीरों में एक चीज कॉमन है और वो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। बांग्लादेश जो चीन से करीबी बढ़ा रहा था, वहां की सरकार गिर गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान चीन के करीब जाते हैं और पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हो जाता है। और श्रीलंका ने भी चीन के साथ करीबियां बढ़ाई और वहां भी सरकार गिरी। और अब बात नेपाल भी इसी राह पर आगे बढ़ रहा था। ओली को बेदखली मिली और कार्की को नेपाल की कमान। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि जो भी देश चीन के नजदीक जाता है वो नुकसान उठाता है, तख्ता पलट हो जाता है, देश से बाहर जाना पड़ता है? या फिर
इसके पीछे वो डीप स्टेट वाली थ्योरी काम करती है जो ये बताती है कि चीन की ताकत को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट को अनदेखा नहीं किया जा सकता। नेपाल के संकट को संजीदगी से समझने के लिए नेपाल में अभी के हालात और उसके पीछे की वजह को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। किसी भी क्रांति के शुरू होने के लिए ट्रिगर की जरूरत होती है, एक वो वजह जो ट्रिगर कर दे और उसके बाद हालात बेकाबू हो जाए, और वो ट्रिगर आया 4 सितंबर को। इसकी पटकथा या स्क्रिप्ट पहले से तैयार हो रही, लेकिन 4 सितंबर को जब नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया, और ये बैन के पीछे वजह थी कि इन कंपनियों ने नेपाल सरकार के निर्देशों के मुताबिक ना तो रजिस्ट्रेशन कराया और ना ही लोकल प्रेजेंस दर्ज की, जिसके बाद अमेरिकी कंपनी जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया। लेकिन 5 चाइनीज कंपनी इस बैन के दायरे से इसलिए बाहर थी क्योंकि इन्होंने सरकार की बात मान ली थी, और इन 5 में से सिर्फ एक बड़ी कंपनी जो आपने बहुत सुनी है, जिसे टिकटॉक कहा जाता है, वो शामिल। नेपाल सरकार ने तो साइबर सिक्योरिटी का हवाला देकर इन कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन और लोकल प्रेजेंस की शर्त रखी थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए वक्त बहुत कम दिया गया। तो सवाल है कि क्या नेपाल सरकार खुद अमेरिकी कंपनियों पर बैन लगाना चाहती थी? कम से कम मैसेज तो यही दिया गया है और यही बाहर नैरेटिव बनकर आया है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह रही एससीओ के मंच पर शी जिनपिंग के साथ केपी ओली की मौजूदगी, जो यकीनन अमेरिका को भी चुभी, और उसके बाद 4 सितंबर आया। नेपाल में चीन का अमल दखल बढ़ना अमेरिका को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था, और यही बांग्लादेश में हुआ, यही नेपाल में होने की आशंका जताई जा रही है। और इसके पीछे कई तथ्य हैं, कनेक्शंस हैं, जिस पर हम आगे बात करेंगे। बांग्लादेश में अमेरिका को अपने लिए पोर्ट चाहिए था, और नेपाल में अमेरिका को चीन का बढ़ता दखल रोकना था, और नेपाल में पहले से ही नेपो किड के नाम पर चल रहा आंदोलन ऐसे हालात में अमेरिकी खुफिया एजेंसी के लिए मुफीद था। इसे हवा देना आसान भी था, और इसके लिए सरकार के खिलाफ युवाओं को एकजुट करना भी उतना ही आसान था। क्यों? क्योंकि नेपाल के लोगों में अपनी सरकार के खिलाफ गुस्सा उबल रहा था, और सोशल मीडिया के सहारे ये गुस्से को धीरे धीरे नेपाल में फैलना शुरू हो चुका था। हैशटैग नेपो किड्स के साथ नेपाल के लोग, वहां की आम जनता और नेताओं के परिवार और उनके बच्चों के बीच का फर्क बता रहे हैं। नेपाल की जनता में बढ़ते इस गुस्से के 3 पॉइंट्स थे। सबसे पहला था वहां की 20% से ज्यादा बेरोजगारी दर, यानी नेपाल में हर 5 में से 1 नौजवान बेरोजगार। सोशल मीडिया भी इनकी कमाई का एक जरिया बन सकता था, और इसके जरिए ये लोग ट्रैवल और इन्फ्लुएंसर्स के तौर पर नई संभावनाएं तलाशने लगे थे, मगर सरकार ने ये संभावनाएं भी उनसे छीन ली। दूसरी वजह है नेपाल में बढ़ता भ्रष्टाचार, जिसके चलते लोग पहले से ही परेशान थे। नेपाल में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पर एयरक्राफ्ट की खरीदी में अवैध कमीशन लेने का आरोप है, और तो और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा पर नेपाली नागरिकों को फर्जी दस्तावेजों के तहत भूटानी दिखाने का भी आरोप है। सीपीएन एमसी के हेड और 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके पुष्प कमल दहाल पर माओवादिस्ट गुरिल्ला फाइटर्स के लिए आए अरबों रुपए को हड़पने का आरोप है। और सीपीएन यूएमएल के हेड और केपी ओली पर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तोड़ते हुए एक टी एस्टेट को कमर्शियल प्लॉट में तब्दील करने का, बदलने का भी आरोप है।
3 और प्राइम मिनिस्टर पर भी सरकारी जमीन प्राइवेट संस्थानों के नाम करने का आरोप। और अब तीसरी वजह रही नेपाल में आम लोग और नेताओं के परिवार, खासतौर पर उनके बच्चों की लैविश लाइफस्टाइल, जिनको लगातार सोशल मीडिया के जरिए एक्सपोज किया जा रहा। सोशल मीडिया पर बैन लगा तो मैसेज गया कि इस आवाज को दबाने की कोशिश हुई, तो नतीजा सामने आ चुका है। लेकिन जिस पैमाने पर नेपाल को नुकसान का सामना करना पड़ा, क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन और जेनजी का गुस्सा उस हालात तक पहुंचने के लिए काफी है? ये एक सवाल है, इसे सोचने की जरूरत है। या फिर इसमें किसी विदेशी ताकत का होना या उसकी आहट आपको सुनाई देती। नेपाल में अमेरिका ने एड रोकी है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हुए चीन को काउंटर किया है। जेनजी ने सोशल मीडिया बैन के खिलाफ मोर्चा खोला, भ्रष्टाचार का विरोध किया। चीन DRI प्रोजेक्ट्स चला रहा है और ओली को सपोर्ट भी लगाता था। और अब जाकर आपातकाल से घिरे नेपाल में अस्थायी शांति वाली कार्की की सरकार है। 2024 में बांग्लादेश के अंदर यूएस से सैंक्शन लगाए, NGO को फंडिंग दी और डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया, जबकि युवा कोटा विरोध कर रहे थे और अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ भी थे। जबकि चीन पद्मा ब्रिज के जरिए BRI प्रोजेक्ट्स को बढ़ा रही थी और नई गवर्नमेंट को लेकर इन्फ्लुएंस भी कर रही थी। आखिरकार हसीना को भागना पड़ा और अब इंटरिम गवर्नमेंट। फिर 2022 में श्रीलंका के अंदर यूएस ने $2.9 बिलियन की IMF बेल आउट दी गई, जिसके जरिए चीन को काउंटर किया, जबकि युवा इकोनॉमिक डिफॉल्ट और नेपोटिज्म के विरोध के साथ मोर्चा खोले हुए। चीन हम्बनटोटा पोर्ट के जरिए डेट ट्रैप में फंसा हुआ था और इन्फ्लुएंस कर रहा था, और जिसके चलते राजपक्षे को भागना पड़ा और अब रिकवरी शुरू हुई। नेपाल हो, बांग्लादेश हो या श्रीलंका, तीनों संकटों में यूएस ने डायरेक्टली प्रोटेस्ट को लीड नहीं किया हो भले ही, लेकिन डेमोक्रेसी या ह्यूमन राइट्स के जरिए जेनजी मूवमेंट को सपोर्ट जरूर किया। नेपाल में एड फ्रीज ने इन्फ्लुएंस कम किया, जबकि बांग्लादेश में सैंक्शंस और श्रीलंका में IMF के जरिए ज्यादा एक्टिव रोल प्ले किया गया। यूएस का मेन गोल चीन को काउंटर करना था। फिर चाहे नेपाल में MCC वर्सेस BRI हो, बांग्लादेश में सैंक्शंस वर्सेस BRI हो या श्रीलंका में IMF वर्सेस डेट ट्रैप। अब आने वाले समय नेपाल के हालात क्या हो सकते हैं, इसको जानने के लिए नेपाल में अमेरिका के इन्फ्लुएंस की गहराई को समझना बेहद जरूरी है। यूएसए 1954 से नेपाल का सबसे बड़ा बायलैटरल डोनर है। यूएसएड और मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के जरिए नेपाल को हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर मिलते हैं। 2024-25 में यूएसएड के $695 मिलियन प्रोजेक्ट्स में से $411 मिलियन पिछले फिस्कल ईयर में कमिटेड थे। अमेरिका ने 2017 में $500 मिलियन का MCC कॉम्पैक्ट साइन किया था, जिसका फोकस नेपाल की बिजली ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर था। ये 2022 में रेटिफाइड हुआ, लेकिन चाइना के प्रेशर और नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स ने इस डील को इसे डिले कर दिया था। लेकिन ट्रंप की दूसरी टर्म में यूएस ने 90 दिनों के लिए फॉरेन एड फ्रीज करा, जिसमें यह हुआ कि नेपाल का $500 मिलियन MCC ग्रांट भी शामिल है। ये फ्रीज नेपाल की इकोनॉमी और पावर सेक्टर को हिट कर रहा है। इस फ्रीज ने नेपाल के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और NGOs को हिट किया, जो यूएसएड पर डिपेंड करते हैं। अब माना यह जा रहा है कि ये फ्रीज नेपाल को चीन की तरफ पुश कर रहा था। ओली पहले ही चीन के साथ नजर आते हैं। बस यहीं से चीन और नेपाल के बीच टग ऑफ वॉर की शुरुआत होती है। 2008 में राजतंत्र खत्म होने के बाद नेपाल में 14 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। ओली, पुष्प कमल दहाल और शेर बहादुर देउबा दशकों से सत्ता में रहे। CPN, UML और नेपाली कांग्रेस का कोएलिशन भ्रष्टाचार के आरोप से ग्रस्त रहा। लोग इसे 25 साल में चौथा संकट बताते हैं।
जेनजी को लगता यह है कि सिस्टम पूरी तरह फेल है, जॉब्स सिर्फ कनेक्शन वालों को ही मिलती आई, पॉलिटिशियंस की फैमिली को फायदा मिलता है, वही तरक्की कर रहे हैं। हालात ये हैं कि इससे पहले भी नेपाल में मोनार्की वापस लाने की मांग के साथ प्रदर्शन हो चुके हैं, यानी लोकतंत्र से लोगों का भरोसा उठता रहा है। सोचिए, ये वही जेनजी हैं जिनको लेकर कहा जाता है कि ये जनरेशन सोशल मीडिया पर समय बिताने के सिवाय कुछ नहीं करती। लेकिन आज इसी जनरेशन ने नेपाल में सत्ता परिवर्तन की पूरी कथा लिखी है। मगर अफसोस, जेनजी को कंट्रोल करने वाली फोर्स का धागा अगर किसी विदेशी ताकत के हाथ में होगा तो ये पीढ़ी सिर्फ एक कठपुतली बनकर ही रह सकती, जिसकी मदद से दुनिया की बड़ी ताकतें अपनी मर्जी से किसी भी देश की कहानी तय कर लेती हैं। इसीलिए ये फोर्स सही रास्ते पर आगे बढ़े, यही सबसे ज्यादा जरूरी। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत।